हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज संविधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज इस खास मौके पर हम लोग भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ खास सवालों पर बातचीत करेंगे और साथ ही उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी बातचीत की जाएगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखो, इसको यदि कॉमन सेंस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जब 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की गतिविधियां देखी जा रही थी, तो एट दैट टाइम ब्रिटिश सरकार के मन में ऐसी बात शायद ही आ रही थी कि भारत की सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी या फिर हम भारत की सत्ता को त्याग देंगे। होता दरअसल ये है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होता है। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और जब वो प्रधानमंत्री की भूमिका में आते हैं तो फिर उनके द्वारा यह कोशिश शुरू कर दी जाती है कि अब हम भारत में अपना शासन नहीं चलाएंगे और सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो भी कदम है उसके ऊपर काम करेंगे। इसी के कंटेक्स्ट में जो ये कैबिनेट मिशन योजना है, इसको शुरू किया गया फरवरी 1946 में। इस पर काम शुरू किया गया और देन फिर एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन को जब भारत भेजा गया तो भारत के राजनेताओं के साथ बातचीत की गई और देन फिर इसी के कंटेक्स्ट में यह तय हुआ कि भाई एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। गेटिंग इट? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे पहले 1928 के आसपास में नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। यदि आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर भी नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, जबकि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी और ये कहा जा रहा था भारतीय नेताओं के द्वारा कि देखिए, हम में भी काबिलियत है, हम भी अपने देश के हिसाब से कानून बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। तो वो एक अर्लियर फेज था, वो तो एक अलग कंटेक्स्ट था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन ही वह एक महत्वपूर्ण स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में यहाँ दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में आयोजित की जाती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। दूसरा कथन कहता है संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया था। देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, इस कारण क्योंकि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि GV मावलंकर करते थे, जो कि भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने थे। GV मावलंकर। जहां तक बात आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की भूमिका में थे, तो स्टेटमेंट 1 यहां गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में नहीं बल्कि 1950 में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे और इनको पहली बार कब गाया गया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए ताकि हमें यह भी पता चले कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कितने पानी में आप हैं, है कि नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। सवाल में क्या पूछा गया था? कौन से सही हैं? चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पेटेंट सवाल, कई परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है
ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 19 नवंबर 1946। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, एक प्रतीकात्मक तौर पर मनाया था। उस दिन को याद करने के ख्याल से 26 जनवरी का वह दिन निर्धारित किया गया जबकि हमारे देश के संविधान को लागू किया गया। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसी साल आईएएस प्री एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है और बहुत ही आसान सा सवाल भी है। दोस्तों, जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया तो एक टेम्पररी बेसिस पर एक प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया, यानी एक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया जो अस्थायी अध्यक्ष कहलाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये वर्तमान के बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में आरा एक शहर है जो कि पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं से ये बिलोंग करते थे और ये एक बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत ही विद्वान नेता, स्कॉलर पर्सनालिटी के तौर पर इनको जाना जाता है। तो इन्होंने ही अस्थायी अध्यक्षता की थी और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो भी बिहार के ही हैं। वो भी कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गेटिंग इट? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही विस्तार से करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है P2I लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच में। 30 नवंबर तक इसमें एडमिशन्स चल रहे हैं। इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक जीएस के सभी विषय को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने जीएस के तमाम विषयों में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इसको अच्छे से हासिल कर सकते हैं और साथ ही लगातार विभिन्न स्तरों पर टेस्ट के जरिए अभ्यास करते हुए और अपनी जो तैयारी है इसे एक बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं, इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं, इन्होंने भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी BN राव। निश्चित तौर पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। BN राव ने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाई थी, जाने माने सिविल सेवक थे। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी। दूसरा है, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट करती है। तीसरा है, इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। देखो, स्टेटमेंट 1 गलत है, इसे संविधान का हिस्सा के तौर पर अपनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्य के तौर पर निर्दिष्ट किया जाता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है यह भी गलत है क्योंकि बेरूबारी संघ मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। इसमें क्या कह रहा है कि मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक आंसर सही है, एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर USA के संविधान से। देखो, कई बार भारतीय संविधान से संबंधित कि भाई भारतीय संविधान में कौन सा पक्ष कहाँ से लिया गया है इसको लेकर के सवाल पूछा जाता है। कई बार मैचिंग करते हुए सवाल पूछा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपसे ये सवाल रखा गया है। कनाडा के माध्यम से यदि हम बताएं तो कनाडा के संविधान से जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं वो यहां से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित।
दूसरा, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है, इसको महत्व मिला था फ्रांस की क्रांति के समय में, और इसी को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है। जब हम यूएसए के संविधान की बात करें तो यहाँ से हमें उद्देशिका के विचार के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इटली के संविधान से ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ये सवाल पूछा गया था आईएएस के पीटी एग्जामिनेशन में। ऑप्शंस हैं, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है यानी आसान बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, और चौथा है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है यानी कि उनको इंप्लीमेंट करता है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई किसी भी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम तौर पर प्रतिबिंबित किया जाना। संविधान का मुख्य प्रयोजन क्या है? कि सरकार के कार्य को स्पष्ट कर देना, उसको डिफाइन कर देना, है ना, और उसको एक लिमिटेशन भी देना। ऐसा ना हो कि भाई वह एकदम निरंकुश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तब तो फिर फंस जाएगा मामला। तो कई सारे जो अनुच्छेद हैं, जो प्रस्तावना है, ये सारी बातें इसी बात को इंडिकेट करती हैं कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संविधान में हर स्तर पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, हर स्तर पर एकदम बता दिया गया है कि कहाँ पर क्या आपको फॉलो करना है, उससे इतर आपको नहीं जाने की जरूरत है। गेटिंग इट? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नवा सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। स्टेटमेंट यह बिल्कुल सही है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और अगला सवाल है, एन गोपाल स्वामी अयंगर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो गलत बात है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध थे? तो जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने दलीय लोकतंत्र की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें कोई दल ना हो। जब दल ही नहीं रहेगा तो कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, आराम से सभी के लिए जनता का शासन होगा। यहाँ पर दल का शासन नहीं होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। जनता को महत्व देने की जरूरत है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो लास्ट ईयर यानी आईएएस प्री 2023 में ही यह सवाल पूछा गया था। दो स्टेटमेंट है। पहला कहता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए यानी कि इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। देश की जनता में, नागरिकों में संविधान के मूल्यों को बढ़ाया जा सके, उनको समझाया जा सके कि हमारे देश के संविधान में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक जो गणराज्य है हमारा देश, उस कंटेक्स्ट में इसके महत्व को समझना जरूरी है। तो इस कंटेक्स्ट में जो स्टेटमेंट 1 है यह बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। 29 अगस्त 1947 की बात हो रही है, न कि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को तो भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। तो ये स्टेटमेंट सही कैसे हो सकता है? ये गलत है। ऑप्शंस आपके सामने में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति या फिर सांविधिक स्थिति क्या थी? है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आईएएस परीक्षा में पूछा गया है, ऐसा ही नहीं है, 2021 में यह सवाल पूछा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
उस दौरान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या नहीं था? निश्चित तौर पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की बात आ रही है। पंथ निरपेक्षता के बारे में चर्चा नहीं मिलती है हमारे संविधान, मूल संविधान में। यहाँ पर बात कब की चल रही? 26 जनवरी 1950। इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी शब्द भी उस समय नहीं था शामिल, है ना। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य, जी नहीं, यह भी नहीं। भारत के देश ने जब आजादी प्राप्त की तो आजादी का मूल जो अर्थ है वह संप्रभुता में निहित था। तो संप्रभुता के बिना कैसी आजादी? जब हम अपना काम करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं हैं, हम किसी दूसरे के अधीन हैं, तब संप्रभु तो हो नहीं सकते, तो स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के तौर पर इसे उस समय देखा जा रहा था। जो पंथ निरपेक्षता और समाजवादी जैसे शब्दों को जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में जो ये 3 युग्म दिए गए हैं इसके ऊपर विचार करना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपी गई थी, इसकी अध्यक्षता बिल्कुल सही है। संचालन समिति सरदार पटेल जी को इसकी अध्यक्षता नहीं सौंपी गई थी, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी के नेतृत्व में थी। आपको पता भी होना चाहिए कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है 31 अक्टूबर को हर साल उनके जन्मदिवस के मौके पर। तो यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल को सौंपी गई थी। तो ऑप्शंस के हिसाब से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक ही सही सुमेलित है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 15, 13, 12, 10, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना। 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से कुछ एक का नाम मैं आपको बताऊं, जैसे हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, है ना। ये सब कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं में से थी। क्लियर है? तो 15 सदस्य जो हैं वो महिला सदस्य के तौर पर उसमें शामिल थी। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई भी विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। और ऑप्शन डी है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर जिस उद्देशिका के बारे में पूछा जा रहा है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में इसको संविधान का भाग माना गया है, ध्यान रखिएगा, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्य भागों से इसे स्वतंत्र मान करके यदि हम इसके विधिक प्रभाव को देखें तो ऐसा सच नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा तो है नहीं कि स्वतंत्रता तो 1947 में मिली है और यहाँ पर बात कही जा रही है कि भाई संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन उसके बाद किया गया, ये तो गलत है। तो केवल 2 ही कथन सही हैं, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी कि उसमें समाहित नहीं है। IAS 2017 में ये सवाल पूछा गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है। विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात कही गई है, न कि स्वतंत्रता की बात कही गई है।
विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की उद्देशिका में की गई है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल खूब आते हैं, है ना। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही जाती है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कही जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पूछा क्या जा रहा है, सन्निविष्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी सन्निविष्ट नहीं है। अगला सवाल, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है? बहुत महत्वपूर्ण। सरकार की गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक प्रकृति, बिल्कुल ठीक बात है भैया, एकदम है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, ना जी ना, अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो यहाँ पर होता नहीं है ना। यहाँ पर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। तो ये कैसे हो सकता है? दो नहीं होगा। जब दो नहीं होगा तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, दो, दो और दो। नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप ट्रिक आजमाया कीजिए। तो केवल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो केवल 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? आईएएस परीक्षा में पूछा गया ये सवाल है, 2017 में ये सवाल पूछा गया था भाई, है ना। तो उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य? भैया उद्देशिका में ये प्रतिबिंबित होता है, बात समझिएगा। बेरूबारी केस में खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान सभा निर्माताओं की दिमाग की कुंजी के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। तो उद्देशिका जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र और राज्यपाल की नियुक्ति। ये सभी के सभी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी के सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। एकात्मक विशेषताएं कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें केंद्र का प्रभाव ज्यादा हमें दिखता है, राज्यों का प्रभाव कम दिखता है या फिर न्यूनतम दिखता है या नहीं दिखता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यदि हम देखें तो एकल संविधान, संविधान एक है, राज्यों का कोई अलग से संविधान नहीं है। आपातकालीन उपबंध भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल के द्वारा ऐसा कोई लगाया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो IAS, IPS एंड IFOS है, इन तीनों को अखिल भारतीय सेवाओं के तौर पर जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा की संज्ञा दी गई है। गेटिंग इट? तो यहां पर यह भी सही है। एकीकृत निर्वाचन तंत्र, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही पूरा निर्वाचन होता है। ठीक है जी। आगे राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर ऑप्शन डी को इंगित करती हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। ऑब्वियसली जो ऑप्शंस है, निश्चित भूभाग, ऐसा तो है नहीं कि भूभाग नहीं था उनके पास, जनसंख्या ऐसा नहीं था कि जनसंख्या नहीं है, सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं है, बल्कि संप्रभुता के अभाव के कारण, संप्रभुता नहीं, है ना, हमें अपनी मर्जी का कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी, संप्रभुता के अभाव के कारण। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बहुत ही आसान सा उत्तर आप दे सकते हैं, मैंने पहले भी इनकी चर्चा की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, ड्राफ्ट कमेटी की। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल असर था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल पूर्ति करती है। जो भारतीय संविधान का सार है, क्रक्स है, वो इसी उद्देशिका में निहित है। जहां कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि समझने में दिक्कत होती है तो वो उद्देशिका को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें क्या बातें संविधान निर्माताओं ने की हैं, है ना, और उसी आशय के आधार पर फिर वो
इंटरप्रेट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट 2 है यह बिल्कुल सही है। जो तीसरा कथन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल हम भारत के लोग, पहला ही है भाई लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति, है ना। तो क्या इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? जी नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर जो इस सवाल का उत्तर होगा वो 1, 2 और 3 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है जी, ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह और के एम मुंशी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य के तौर पर नहीं थे। क्लियर है, बाकी सभी इसके सदस्य के तौर पर शामिल थे। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी.एन. राव और डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। अगला सवाल मैं अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपको छोड़ देता हूं, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई डोंट थिंक कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैंने चर्चा के दौरान पहले ही इसके बारे में जिक्र कर दिया है। आप इसका उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इसके जरिए आप बेहतर तरीके से अपनी पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।